Hi everyone, welcome back to my YouTube channel कल्पना हिंदी अकेडमी। जैसा कि हमको पता है कि यूजीसी नेट के सिलेबस में 21 कहानियां लगी हुई है, जिसे हम एक एक कर प्रत्येक दिन एक एक कहानियां पढ़ेंगे और 21 कहानियों को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 21 कहानियों का नोट्स बना लेंगे, जिससे वो कहानियों के क्रमवार वर्ष, प्रकाशन वर्ष और साथ में उनके राइटर के जन्म वर्ष। तो सबसे पहले वो देखेंगे कि कौन कौन सी कहानियां हमारे सिलेबस में लगी हुई है। तो पहली कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें, दूसरी तुलाई वाली, एक टोकरी भर मिट्टी, कानों में कंगना, राजा निर्बंसिया, पिता, परिंदे, अमृतसर आ गया है, चीफ की दावत, सिक्का बदल गया, इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, कोसी का घटवार, आकाशदीप, गैंग्रीन, उसने कहा था, ईदगाह, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, अपना अपना भाग्य और राही। इस 21 कहानियों को एक एक कहानी को लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे। और आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इन कहानियों के नोट्स कैसे बनाएंगे। तो मेरे हाथ से लिखा हुआ नोट्स कुछ है जो कि आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ नोट्स बनाते भी जाएंगे, जिससे कि परीक्षा के समय हम उसका रिवीजन अच्छे से कर पाए, क्योंकि उस समय पूरा का पूरा नोट किताब पढ़ना या पूरी पूरी कहानी पढ़ना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। तो उस समय छोटे छोटे नोट्स ही हमारे रिवीजन के समय काम आएंगे। तो सबसे पहला कहानी है चंद्रदेव से मेरी बातें, राजेंद्र वाला घोष की और दुलाई वाली। दूसरी माधव राज सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान राही, प्रेमचंद ईदगाह और दुनिया का अनमोल रत्न, राजा राधिका प्रसाद रमन कानों में कंगना, चंद्र शर्मा गुलेरी उसने कहा था, जयशंकर प्रसाद आकाशदीप, जैनेन्द्र की अपना अपना भाग्य, रेणु जी की तीसरी कसम और लाल पान की बेगम, अज्ञे की गैंग्रीन, शेखर जोशी की कोसी का घटवार, भीष्म साहनी अमृतसर आ गया है और चीफ की दावत, कृष्णा शोभती की सिक्का बदल गया, हरिशंकर प्रसाई इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर, ज्ञान रंजन पिता, कमलेश्वर राजा निर्वंशिया, निर्मल वर्मा की परिंदे। अब प्रत्येक राइटर के जन्म वर्ष को देखेंगे और क्रमबद्ध रूप से देखेंगे। माधव राज सप्रे 1871, प्रेमचंद 1880, राजेंद्र वाला घोष जिनको बंग महिला भी कहते हैं 1882, चंद्र शर्मा गुलेरी 1883, जयशंकर प्रसाद 1889, राधिका रमन सिंह 1890, सुभद्रा कुमारी चौहान 1904, जैनेन्द्र 1905, अज्ञेय 1911, भीष्म सहनी 1915, खनीश्वर नाथ रेणु 1921, हरिशंकर प्रसाद 1924, कृष्णा शोभती 1925, निर्मल वर्मा 1929, कमलेश्वर 1932, शेखर जोशी 1932, ज्ञान रंजन 1936। इन सभी राइटरों को क्रमबद्ध रूप से याद भी कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में एक दो प्रश्न यही से पूछ दिए जाते हैं कि राइटर को क्रम से लगाइए, या फिर कोटेशन वाले प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। अगला कहानी को देखेंगे और उसका प्रकाशन वर्ष और किस पत्रिका में है। तो एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में छत्तीसगढ़ पत्रिका में, चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में सरस्वती पत्रिका में, दुनिया का अनमोल रत्न 1907 में, या किसी किसी बुक में 8 भी मिलता है, जो जमाना नामक पत्रिका में, दुलाई वाली 1907 में सरस्वती पत्रिका में, कानों में कंगना 1913 में हिंदू पत्रिका में, उसने कहा था 1915 में सरस्वती पत्रिका में, आकाशदीप 1928 में, कहीं कहीं 29 भी मिलता है, तो इसको देख लेंगे। अपना अपना भाग 1929 में और एक कहीं कहीं 31 भी मिलता है, विशाल भारत पत्रिका में, ईदगाह 1933 में, चांद पत्रिका में, गैंग्रीन या रोज 1934 में, राही 1947 में, हंस पत्रिका में, सिक्का बदल गया 1948 में, प्रतीक पत्रिका में, चीफ की दावत 1956 में, परिंदे कहानी 1957 में, और परिंदे का कहानी संग्रह 1960 में। तो कभी कभी क्वेश्चन में
ऑप्शन दोनों रहते हैं, तो दोनों में से कोई एक रहेगा तो उसमें टिक लगाना है या उसको चूज करना है। हंस पत्रिका में कोशिका कटवा 1957 में, कल्पना पत्रिका में लाल पान की बेगम 1957 में, राजा निर्वंशिया 1957 और 58 भी है, उसको भी याद रखेंगे। तीसरी कसम 1958 में, अपरंपरा में, पिता 1965 में, इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर 1970 में और अमृतसर आ गया 1973 में हंस पत्रिका में। तो इस तरह से सभी कहानी जो हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं उनके राइटर का जन्म वर्ष क्रम से देख लिए, उसके बाद कहानी का प्रकाशन वर्ष और किस पत्रिका में है तो उसको देख लिए। अब हम पहला कहानी, प्रथम कहानी जो है चंद्रदेव से मेरी बातें, उसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो ऊपर जो हमने बताया है उसको निश्चित रूप से अपने नोट्स में जरूर से लिख लेंगे, जिससे कि आपको सुविधा होगी रिवीजन करते समय। इसके बाद हम पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। चंद्रदेव से मेरी बातें। चंद्रदेव से मेरी बातें राजेंद्र बाला घोष, जिनको बंग महिला के नाम से भी जानते हैं, उनकी रचना है। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में, जैसा कि बता दिए हैं, सरस्वती पत्रिका में आई थी और यह हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी है। बंग महिला की यह कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी है। यह कहानी पत्रात्मक शैली में लिखी गई कहानी है। इसमें लेखिका चंद्रदेव से बात करती हैं और उनके माध्यम से तत्कालीन अंग्रेजी शासन, विशेषकर लॉर्ड कर्जन की नीतियों तथा सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था पे व्यंग करती हैं। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं चंद्रदेव और स्वयं लेखिका। कहानी का जो केंद्र बिंदु है वह राजनीति और अर्थनीति और औपनिवेशिक शासन पर व्यंग है। कहानी का मुख्य उद्देश्य जो है तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं पर व्यंग करते हुए जन चेतना जगाना है। इस रचना में लेखिका चंद्रदेव से अप्रत्यक्ष रूप से संवाद करती है और वे उनसे भारत की स्थिति, जनता की कठिनाइयों और अंग्रेजों की शासन व्यवस्था पर चर्चा करती हैं। चंद्रदेव केवल एक पात्र नहीं है, बल्कि ऐसे साक्षी के रूप में सामने आते हैं जो मानव समाज की स्थिति को देखते हैं। और इस कहानी में लेखिका ने व्यंग के माध्यम से यथार्थ का चित्रण किया है। तो चलिए आइए एक एक लाइन कहानी का पढ़ते हैं। कहानी छोटी छोटी है, इसीलिए उसको अच्छे से कहानी पढ़ लेंगे। 21 कहानी को इस तरह से पढ़ेंगे कि परीक्षा में आए हुए एक भी प्रश्न हमारे गलत न हो। तो यहाँ से पढ़ते हैं। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। लेखिका स्वयं कहती है, भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना। अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा कहती हूँ, सुनो। मैं सुनती हूँ। आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। आप इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा से ही एक ही स्थान में करते आते हैं। यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशीला गवर्नमेंट के किसी एक विभाग में सर्विस करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही
सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काफी ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करते के अपना परलोक बनाते। यह बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा। ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो न, चंद्रदेव को अमृत देकर ने अमर कर दिया, तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों के पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज दें। इसमें ध्यान देंगे कि दिसंबर 25 के एग्जाम में बस ये पूछ दिया गया था कि कौन से शब्द जो है, कौन से शब्द सीरियल वाइज में क्रमबद्ध रूप से आए हैं। उसमें कुछ था जैसे ट्रांसफर, सर्विस, एप्लीकेशन, इस तरह से। तो इस सब बातों को ध्यान देते जाएंगे और हमेशा कहानी को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसका या तो प्रिंट आउट करवा लेंगे या छोटी छोटी कहानी है उनके बुक खरीद लेंगे जो बहुत कम दामों में आपको बुक स्टॉल पे मिल जाएगी। तो कहानी को पढ़ते समय अपने सामने उसको रखेंगे और तब पढ़ेंगे। अच्छा, तो चलिए आते हैं पढ़ते हैं। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज दें। आशा है कि वे आपको आदर पूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो है नहीं जो आपको अच्छी नौकरी देने में अपनी गौरांग जाति कुपित हो जाएगी। देखिए यहाँ पे व्यंग किया गया है कि भारतवासियों को कृष्णांग कहा गया है और अंग्रेज जातियों को गौरांग, मतलब वो गोरे होते थे इसलिए। और फिर आप तो यश योग्य, कार्य दक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्य कुशल और सरल स्वभाव महात्मा। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के अस्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे तब आपको किसी कमीशन के मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य भेज दे देंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय है। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदि काल में प्रचलित थे वे ही सब अब नहीं है। पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन छिन्न भारत को इतनी दूर से भली भांति न देख सकते होंगे। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। यद्यपि यह बात जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आपको छुट्टी, हॉलीडे अवश्य रहती है। यदि आप उस दिन चाहे तो भारत भ्रमण कर सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकराएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य उचित है। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले। यही कहो, आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनो जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलिया किया करती हैं, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अपना पर्वतों की ओर से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरद वासनी विश्व मोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती हैं। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने नहीं है, किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा हुआ है।
क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चंडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गण को जहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा है, झट उन्हें इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को लापटता है। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं। और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योम वासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराए घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चू तक नहीं कर सकती। क्या करे बेचारी की भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। हरिपद्वा त्रैलोक्य वासिनी सूरसरी के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी अब स्थान स्थान में बंधन ग्रस्त हो रही है। उसके दक्ष स्थल पर जहां तहां मोटे बृहदाकार खंभ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे नीरी फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्व श्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्याधिनी विद्या को देखकर बिना पानी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारनी है। वही के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिंट टकसाल को देखकर सिंधु तनिया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अचका जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विश्वोत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हो। आप जो अनादिकाल से निज उज्जवल वपु में कलंक की कालिमा लेपन करके कलंकी शशांक शशधर शशलांछन आदि उपाधि मालाओं में भूषित हो रहे हैं, सिंधु तनय होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके हैं, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिभूमि के से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए हैं, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में फलीभूत नहीं होंगे? शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है, तभी आप लोगों का ग्रहण लगता है। पर आपको तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि अब आप अपने हृदय के इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दे। अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय की ही वंशधरों का साम्राज्य, और न आप अब भारत की यह सत्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य दीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारत वर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया है, वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यो तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्यविहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं, उनके हैं भी वे काठ के पुतलों की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं, वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धनवंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य लेते आए। आशा है कि धनवंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ करेंगे। ऐसे प्लेग महाराज ईश्वर न करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घूस पड़े
तो वहां से उनको निकालना कुछ सहज बात न होगी। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वहां आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पिनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। और यदि बोझ न हो तो यहाँ के 2-4 टाइपराइटर भी खरीद लिए जाए। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता हो गए, तब उससे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2-3 का काम 2 घंटे में कर देंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कही, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर न दिया। परंतु आपके इस मौनालंब में को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफा यहाँ आइएगा जरूर, एक बंग महिला। इस प्रकार यह कहानी खत्म हो जाती है। इस कहानी को लाइन बाय लाइन पर पढ़े हैं, और कल मैं फिर से एक दूसरी कहानी दुलाई वाली लेकर आऊंगी और इसी तरह एक एक लाइन डिटेल्स में पढ़ाऊंगी। थैंक यू। जानकारी अच्छी लगी हो, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।